दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, हाजिर हूँ आपके साथ साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर के साथ, जिसमें हम करते हैं किसी विषय विशेष की चर्चा, देते हैं आपके प्रश्नों का जवाब और परिचित कराते हैं इग्नू के अपडेट से। तो आज सबसे बड़ी बात जो आज हम लोग करने वाले हैं वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो परीक्षा सत्र हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चालू हो गई हैं और इनमें दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो परीक्षाएं हो रही हैं वो पूरे क्षेत्र के विभिन्न जिलों के अध्ययन केंद्रों पर संपन्न कराई जा रही हैं। तो आपने अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक परीक्षा के हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किए हैं वो ignu.ac.in पे जाके हमारा जो ऑप्शन वहाँ पे डाउनलोड हॉल टिकट करके लिंक कर रहा, उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट, अपना प्रोग्राम और डिटेल्स भर के सबमिट करेंगे, उनका हॉल टिकट निकल आएगा। हॉल टिकट में 3 बातें रहती हैं। एक तो किस किस दिन आपके पेपर्स होने हैं। आपकी अगर फोटो आईडी के साथ आपका हॉल टिकट निकलता है तो ठीक है, अगर बिना फोटो आईडी के निकल रहा है तो आप उसमें अपनी एक फोटो भी चस्पा करें और उसे लेके अपने अध्ययन केंद्र पे जाएं। हॉल टिकट के साथ इग्नू का वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो है, जो इग्नू ने इशू किया है, वो भी आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि सेंटर पे आपकी पहचान केवल उसी आइडेंटिटी कार्ड से ही हो पाती है। तो ये 2-4 बातें आप ध्यान रख के तभी परीक्षा केंद्रों पे जाइएगा, अगर अभी आपने नहीं किया है। परीक्षा केंद्रों पे इस बार कई नियम बदले गए हैं। जैसे आपको जिन विषयों में आपको कैलकुलेटर रखने से मना किया गया है उन विषयों को छोड़कर जिनमें लिखा गया है कि इसमें आप कैलकुलेटर नहीं ला सकते, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अपने साथ अंदर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। एक बात याद रखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षाएं बड़ी सुचारू और संपन्न कराई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी परीक्षाएं देते हुए परीक्षा की शुचिता को बनाए रखें। किसी भी तरह पहले चेक कर लें कि आपकी जेब में कोई अनफेयर मीन का कोई भी चिट या कोई कागज ऐसा पड़ा ना हो जो आपको परीक्षा हॉल में परेशानी में डाल सकता है। तो इन बातों को ध्यान देते हुए अगर आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षाएं 2 सत्रों में होती हैं, 10 बजे से 1 बजे और सेकंड पाली में 2 बजे से 5 बजे तक। तो आप समय के पूर्व ही अपने हॉल में पहुंच जाएं और अपने करें। 2 बातें और विशेष हैं आपको बताने की। इस बार की जो परीक्षा की कॉपी है वो करीब करीब 28 पेज की कॉपी है। 28 पेज की कॉपी में शायद आप लिखते लिखते अगर बी कॉपी की जरूरत आमतौर पे नहीं पड़ता है और इसका प्रोविजन कम किया जाता है कि बी कॉपी दे। तो आप ध्यान रखें, अपने प्रश्नों का जवाब देते हुए शब्द लिमिट को ध्यान में रखें। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपकी कंटेंट बेस्ड इवेलुएशन होता है और इसीलिए कहा जाता है कि लिखा तो बहुत था लेकिन हमें नंबर कम मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करें, बशर्ते कि कितने पेज भर रहे हैं। फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि विस्तृत प्रश्न जो हैं 400 500 वर्ड्स के जो होते हैं, लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं या मध्यमस्थ हैं उनको 200 से 300 पेज में लिखना होता है और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको 2 पेज में 1.5 पेज में लिखना होता है, यानी कि 100 से 200 वर्ड्स में आप उनको करते हैं। तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना न केवल टाइम मैनेज कर पाएंगे बल्कि परीक्षाएं भी दे पाएंगे। तो ये आज का अपडेट्स था। अब मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आपसे चर्चा कर रहा हूं और आज की मेरी चर्चा केंद्रित है परीक्षा पर, इग्नू की परीक्षा पर। तो आप सब लोग जानते हैं इग्नू की परीक्षाएं 2 सत्र में की जाती हैं। एक तो
जून सत्र में और दूसरा दिसंबर सत्र में, और ये दोनों परीक्षाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। जून और दिसंबर सत्र में ये परीक्षाएं संपन्न की जाती हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो परीक्षा में वो विद्यार्थी जिनका मिनिमम एलिजिबिलिटी टाइम उस समय के लिए पूरा हो जाता है, वो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अर्ह होते हैं। जैसे अगर आपने एनुअल एग्जाम के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटीएस या बीएसडब्ल्यू जैसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आप 1 साल बाद परीक्षा के लिए अर्ह माने जाते हैं। यानी आप जुलाई 24 में अगर एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने जनवरी 23 में एडमिशन लिया है वो दिसंबर 23 की परीक्षा के लिए अर्ह हुए। जिन्होंने जुलाई 24 में लिया है वो, और जितने भी मास्टर प्रोग्राम हैं जो सेमेस्टर बेस्ड हो गए हैं उनके अलावा, वो 1 साल बाद परीक्षा में होते हैं। तो जिन्होंने जुलाई 24 में एडमिशन लिया है वो जून 24 की परीक्षा के लिए पहली बार अर्ह होंगे। तो पहली बार की अर्हता सबसे महत्वपूर्ण है। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की जैसे सर्टिफिकेट और बीएससी, बीसीए प्रोग्राम हो गए, तो इन प्रोग्राम के जो सेमेस्टर में बीसीए एमसीए प्रोग्राम है, तो इन प्रोग्राम के जो बच्चे हैं वो हर 6 महीने बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो जिन्होंने जुलाई 23 में प्रवेश लिया है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, वो दिसंबर की परीक्षा के लिए अर्ह हैं। और जो बच्चे जुलाई 23 के बाद, मतलब जनवरी 23 में जिन्होंने एडमिशन लिया, वो जून में ही अर्ह हो गए थे। अगर तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है कि पहली बार की अर्हता अर्जित होना के बाद ही आपको परीक्षा फॉर्म भरना चाहिए, नहीं तो आपका प्रीमेच्योर एप्लीकेशन होता और आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो बहुत बार बच्चों की क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि हम परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं और उसमें हमारा फॉर्म का ले नहीं रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं और बताते हैं उनको कि आप प्रीमेच्योर एप्लीकेशन कर रहे हैं, अभी आपका मिनिमम टाइम पूरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जो सबसे खास बात बतानी है, एक बार अगर आपकी मिनिमम अर्हता प्राप्त हो गई परीक्षा में शामिल होने की, तो उसके बाद आप हर परीक्षा में, जो उसके बाद आने वाली हर परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने मिनिमम अर्हता प्राप्त कर ली है, आपने जनवरी 23 में एडमिशन लिया है और आपकी मिनिमम अर्हता 1 साल की पूरी होती दिसंबर 23 टर्म एंड एग्जामिनेशन में, तो आपने अपने फॉर्म दिसंबर 23 के लिए नहीं भरा। मान लीजिए किसी कारणवश, किसी कंफ्यूजन वश, या सेमेस्टर बेस्ड जो जुलाई 23 में एडमिशन लिए बच्चे, उन्होंने किसी कारणवश, चूंकि लेट तक एडमिशन हुआ, तो उन्होंने इसका दिसंबर 23 के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसके बाद एक साथ दोनों सेमेस्टर की परीक्षा, या जो छूट गए पेपर हैं आपके फर्स्ट ईयर के, या आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी के जो पेपर छूट गए हैं, उन पेपर्स का एग्जाम आप जून 24 की परीक्षा में साथ साथ दे सकते हैं। तो एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरा होती है, उसके बाद आप परीक्षा फॉर्म अगले परीक्षा सत्रों के लिए हमेशा भर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होती है। दूसरा एक प्रश्न विद्यार्थियों का बहुत आता है कि अगर हमने दिसंबर 23 के लिए अपने असाइनमेंट जमा कर दिए, लेकिन किसी कारणवश हम परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, या परीक्षा फॉर्म भरा हम परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो उनके लिए भी हमारा सजेशन है कि एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, आपके असाइनमेंट के अवार्ड्स आपके ग्रेड शीट में, इंटरनेट बेस्ड ग्रेड शीट में दिखने लगे या ऐड हो गए, उसके बाद आपको असाइनमेंट दोबारा जमा करने की कभी जरूरत नहीं होती। आने वाले सत्रों में आप परीक्षा को अटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने असाइनमेंट जमा किया है दिसंबर 23 के लिए, लेकिन आप जून 24 का भी एग्जाम मिस कर रहे हैं, वो पेपर नहीं दे पा रहे, तो वो हमेशा आपके ग्रेड कार्ड में एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, और उसको दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट केवल एक बार की एक्टिविटीज है। जैसे ही आप असाइनमेंट का पेपर क्लियर करते हैं, आपके मार्क्स चढ़ जाते हैं, फिर दोबारा आपको वो असाइनमेंट का पेपर जमा नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर असाइनमेंट का आपने जमा किया और असाइनमेंट के अवार्ड्स में आपको
कंप्लीट नहीं दिखा पाया। जैसे कि मास्टर प्रोग्राम से या अन्य प्रोग्राम के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और ग्रेजुएशन स्तर के प्रोग्राम के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अधिकांश केसेज में। तो ऐसे में कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसमें 50% अंक अनिवार्य होते हैं प्राप्त करना। तो ऐसे केसेज में अगर आपने देखा होगा कि ऐसे केसेज मिलते हैं तो आपको असाइनमेंट में अगर एक बार इतने मिनिमम नंबर नहीं प्राप्त हो पाए तो आपको दोबारा असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है, आपको जचता है। लेकिन एक बार अगर असाइनमेंट इवेलुएट हो गया और आपके मार्क्स आप पास हो गए, आपके चढ़े नहीं, तो इस दोबारा आपको असाइनमेंट जमा करने चढ़ गए तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार वहां पे मार्क्स पोस्ट हो जाने के बाद वो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो असाइनमेंट बहुत ध्यान से अपने घर बैठ के लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट के 30% अंक आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जाते हैं। यानी अगर आपने असाइनमेंट में मोर देन 90% मार्क्स अचीव कर लिए तो आप थ्योरी में के पेपर्स में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के पेपर्स देंगे उसमें थोड़ा सा कम मार्क्स भी आएगा तो भी आपको डिवीजन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिवीजन इंप्रूव हो जाएगा। अगर थ्योरी में और अच्छा है तो आप बड़े डिस्टिंक्शन के साथ पास करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा, असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस का कम से कम 30% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चंस आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में किसी न किसी रूप से आपको मिलते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन असाइनमेंट के अटेंड किए, उन 3 में से एक आध 2 क्वेश्चन रिपीटेडली आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे, तो आपकी एक अच्छी तैयारी भी टर्म एंड एग्जामिनेशन की हो जाती है। ये तो हो गए आप कैसे करेंगे परीक्षा, मिनिमम एलिजिबिलिटी। अब परीक्षा की मिनिमम एलिजिबिलिटी प्राप्त हो गई तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप परीक्षा फॉर्म पहले भरिए। जब परीक्षा होनी होती है जून में और दिसंबर में, उसके 1.5 से 2 महीने पहले लिंक ओपन कर दिया जाता है। करीब 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले वो लिंक ओपन हो जाता परीक्षा फॉर्म भरने का। तो परीक्षा फॉर्म आपको समय से दिए गए लिमिट टाइम में, उसकी लास्ट डेट होती है, वहां तक आपको भर लेना चाहिए। और अगर आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो एक दिक्कत आती है, आपको एक ऑप्शन लेट फीस का मिलता। पहले 500 रुपए की लेट फीस अप्लीकेबल होती और उसके बाद आप फिर भी नहीं भर पाते, अंतिम समय में आते हैं तो 1000 लेट फीस के साथ आप परीक्षा फॉर्म अपना भर सकते हैं। रीजनल सेंटर पे जमा करेंगे, वहां से आपका फॉर्म को अपडेट किया जाएगा और डेटा में शामिल होगा। तो लेट फीस क्यों अप्लीकेबल हो? 200 रुपए पर पेपर फीस है, तो उसी में हमें अपना फॉर्म भरना चाहिए। इकोनॉमिकली आप इस नुकसान के लिए कोई जरूरत नहीं है जिस नुकसान की, तो वहां पे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा फॉर्म तो भर दिया, परीक्षा डेट शीट टर्म एंड एग्जामिनेशन के अनाउंसमेंट के समय ही हम पोस्ट कर देते हैं, डेट शीट आप देख सकते हैं। लेकिन डेट से जो आपके पेपर्स की डेट होती है वो आपके हॉल टिकट में होती है। हॉल टिकट क्या होता है? जिसे आप प्रवेश पत्र कहते हैं। परीक्षाओं में शामिल होने का जो प्रवेश पत्र होता है वो इग्नू की भाषा में हॉल टिकट कहलाता है। तो परीक्षा फॉर्म जब भरें तो हॉल टिकट को आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इग्नू अपने वेबसाइट पे हॉल टिकट अपलोड कर देता है। हर विद्यार्थी को जिसने परीक्षा फॉर्म भरा है उस लिंक को क्लिक करके उसमें अपना एनरोलमेंट भर के और प्रोग्राम का भर के और फिर सबमिट करना पड़ता है और तुरंत उसका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाता है। हॉल टिकट में पेपर्स की डेट होती है, कौन सी डेट में कौन सा पेपर्स है। उसके बाद आपको एक कॉलम और होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आप कौन सा परीक्षा केंद्र है, कहां पर आप परीक्षाएं देंगे, कैसे देंगे। दूसरा होता है कि आपकी आइडेंटिटी भी होती है, उसमें फोटो छपा है, ठीक है। नहीं तो अपने हॉल टिकट के साथ आप आईडी कार्ड अनिवार्यतः आप लेके अपने परीक्षा सेंटर पे जाएंगे।
परीक्षा सेंटर आमतौर पर इग्नू के अध्ययन केंद्र होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हर जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाए। किसी कारणवश अगर किसी जिले में परीक्षा केंद्र नहीं बना है तो उनके बच्चे निकटतम जिले के परीक्षा केंद्र को ऑप्ट कर सकते हैं, ये सुविधा होती है। तो ये कुछ बातें होती परीक्षा में जाने से पूर्व। अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि हम परीक्षा तो दे लेंगे, हमारा ठीक है, लेकिन हम तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विद्यार्थी परेशान है। आमतौर पे एक टर्म है अभिमन्यु सिंड्रोम। अभिमन्यु सिंड्रोम क्या कहते हैं कि आप एंट्री करना तो जान जाते हैं लेकिन एग्जिट का आपको पूरा ज्ञान नहीं है। जो इग्नू के बारे में कहा यही जाता है कि आपने प्रवेश तो लेना बहुत आसान है, ना टीसी लग रही है, ना माइग्रेशन लग रहा है, केवल ओरिजिनल आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मिनिमम क्वालिफिकेशन की एक स्कैन कॉपी, फोटो की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी लेके आप एडमिशन तो ले लेते हैं। एडमिशन ले लेने के बाद ऑनलाइन सारे सपोर्ट्स भी आपको उपलब्ध हैं वेबसाइट पे, सारी बातें आप जानते हैं, उसकी चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आपको मालूम है कि आप परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं। स्टडी मटेरियल वर्ल्ड क्लास का है, इसमें जो भी है वो अगर हम पढ़ लेते हैं करते। लेकिन ये कहा जाता है कि इग्नू से पास करके डिग्री लेके जाना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, वो या तो कहीं कार्यरत हैं या किसी पेशे से इंगेज हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, या कहीं और पे हैं और वो किसी कारणवश रेगुलर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इग्नू के साथ आते हैं। जाहिर है कि वो पढ़ाई में पूरा समय नहीं दे पाए होंगे और इसीलिए आपको टाइम फ्रेम का फ्रीडम देता है इग्नू। आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे भेज देता है कि आप अपने घर में अपनी फुर्सत, अपने समय के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करके उनको तैयारी कर सकें। हम लोग कहते हैं कि स्टडी मटेरियल पढ़ने का एक SQ3R टेक्निक्स होती है, वो डेवलप की गई थी, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक विधि से हमने उसको किया है। SQ3R टेक्निक एक टेक्निक है जिसमें आप कैसे अपनी पढ़ाई इग्नू के मटेरियल से करें। इग्नू के मटेरियल में आपने देखा होगा कि वो ब्लॉक्स में बटे होते हैं और ब्लॉक्स को फिर यूनिट में डिवाइड किया जाता है। तो यूनिट वाइज आपको स्टडी करना है, यूनिट वाइज आप पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करते हुए SQ3R टेक्निक का आप उपयोग कर सकते हैं। SQ3R टेक्निक की बात मैं कर रहा हूं तो उसमें मैं आपको बताऊं, यस माने होता है सर्वे। जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल आपके पास आता, एक सरसरी निगाह से सारे पन्ने पलटते हुए आप एक सर्वे कर डालें उस मटेरियल का कि आपके मटेरियल में कौन सी चीज कहां पर है। अब सर्वे के दौरान आप कई चीज देखते हैं कि कुछ एरिया तो आपको लगेगा कि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनके बारे में पहले जानते हैं। कुछ एरिया लगेगा कि इनके बारे में पढ़ा तो है, इनका ज्ञान नहीं है हमें। कुछ चीजें ऐसे लगेंगी कि जो हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हम कुछ बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ऐसे तीनों पॉइंट्स के लिए आप क्यू को करेंगे। यस हो गया और फिर दूसरा वर्ड है क्यू। क्यू है क्वेश्चनिंग। आप स्टडी मटेरियल के किनारे की तरफ और दाएं और बाएं दोनों तरफ पेजेज में किनारे की तरफ अच्छा खासा स्पेस देखते हैं। तो आप एक बार सरसरी निगाह से मटेरियल एक दिन में, 2 दिन में देख लीजिए। दूसरी बार आप जब सरसरी निगाह से देख रहे थे तो जहां जहां पे आपको लगता है कि ये विषय मैं कम जानता हूं या ये विषय मैं ज्यादा जानता हूं, उन विषयों पे आप एक क्वेश्चनिंग कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए या वहां लिख लीजिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ इट इज, या ऐसे करके क्वेश्चन उसका बना लीजिए। तो वो क्वेश्चनिंग हो जाएगा, वो दूसरी रीडिंग हो जाएगी। वो भी बड़ी सरसरी निगाह से करनी, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज के लिए नहीं करनी है। और जब वो दूसरी बार भी आप देयर इन हो गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप उस मटेरियल से, या 1 महीने में,
तो तीसरी बार आपको रीडिंग करनी है उसकी। और रीडिंग का 3R में पहला R जो है वो रीडिंग के लिए है। रीडिंग में आप उसको पढ़ते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस छोटे छोटे दिए गए जो पढ़ने के बाद आपको समझ में आया, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। और उसके बाद जो चीज नहीं समझ में आई थी उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आई तो वहां पे किनारे की तरफ लिख दीजिए। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो उसे रिसाइट कहते हैं। रिसाइट हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के जो भी आंसर देते हैं उसको आप देख लीजिए और उसके बाद उनको एक मेमोराइज करिए और रिसाइट कीजिए, लिखिए कहीं पे, और या आप जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। और उसके बाद जो है तीसरी बात, जो तीसरा आर है वो रिमेम्बरिंग है। उसके बाद उसका अपने मन में कंक्लूजन कीजिए। ये करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अपने वेबसाइट पे, जो इग्नू की वेबसाइट पे हैं, उनको जरूर डाउनलोड कर लें और 4-5 सेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बना लें। आप देखेंगे कि एक ही तरह के क्वेश्चन या तो शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चंस के छोटे छोटे नोट्स बना लें, रिपीटिशन के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी तय कर ले और उस प्रायोरिटी के हिसाब से उन क्वेश्चंस के विशेष आंसर तैयार कर ले। क्योंकि अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो इस साल भी आपके लिए आ सकते हैं। और आप उन क्वेश्चंस के बारे में अगर पूरी तरह से तैयार हैं तो यकीन मानिए कि आप 90% से भी ज्यादा अंक अर्जित करने में समर्थ होंगे। इग्नू में कहा जाता है इग्नू में अच्छा नंबर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताता हूं अगर आप टैक्टिस से चलते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आप इग्नू में प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक वहां पर समस्तीपुर के एक विद्यार्थी, एमएड के विद्यार्थी को देखा था, उसने 99% अंक अर्जित किए थे, तो गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। तो आप इस तरह से अगर आप पढ़ाई अपने ठीक से करेंगे तो मैं आपको समझता हूं कि आप भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक और उदाहरण बता दूं, यहाँ नैनी जेल में, जो सेंट्रल जेल नैनी है, वहाँ इग्नू का अध्ययन केंद्र है कैदियों के लिए। उन कैदियों में एक अजीत कुमार करके कैदी था और एक और कैदी बाद में डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज में इग्नू के गोल्ड मेडल हासिल किए। तो वो एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करके वो अपने इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए हैं। कैदियों को गोल्ड मेडल प्राप्त होने के बाद सरकार ने उनकी सजा में भी रिलैक्सेशन दे दिया और उनको माफ कर दिया। आज वो जो अजीत कुमार जी हैं वो बाबा रविशंकर जी महाराज के आश्रम में बेंगलोर में उनका टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे विद्यार्थियों का जो वो कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने ज्ञानार्जन के लिए करिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक वैज्ञानिक सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो स्तर का आपको ज्ञान के लिए आपने इग्नू में प्रवेश लिया है, उन स्तर का ज्ञान जब तक आप अर्जित नहीं कर पाते हैं तब तक आप इग्नू के परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। तो ये आप इंश्योर कर लें कि आप उतनी पढ़ाई, अपनी उतने क्रेडिट आवर्स की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है कि नहीं किया है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब कुछ हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड है और कुछ में है प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप बेस्ड है। तो पहले तो ये प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल बेस्ड जो प्रोग्राम थे उनमें कुछ सर्टेन में फीस लगती थी, नहीं लगती थी। अभी सभी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट प्रोग्राम के फीस हैं और जनवरी 2023 के बाद जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की फीस को जमा करना है और वो भी समय परीक्षा फॉर्म भरते हुए ही उसी में जमा करना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल के काउंसलिंग में 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, तो इसलिए जब आपको वहां जाना होगा तो आपको वो या तो फी रिसिप्ट लेके या तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका हॉल टिकट, वो लेके जाना होगा और आपका या कोई प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि हमने फीस जमा कर दी। अदरवाइज वो सेंटर आपको अलाउ नहीं करेगा आपको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के काउंसलिंग और एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के जो एग्जाम होते हैं वो सेंटर पे ही होते हैं।
जिस पहले 4-5 दिन उनकी पढ़ाई कराई जाती है, प्रैक्टिकल कराया जाता है 6 दिन, और 7वें दिन उसके एग्जाम हो जाते हैं। तो हर पेपर में ऐसे ही उसके जब जितने भी प्रैक्टिकल पेपर आप ऑप्ट करते हैं उनके एग्जाम ऐसे दिए होते हैं। तो ये एक सिस्टम था जिनके जरिए आप अपनी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर सकते थे, जिसमें मैं आपको, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के बहुत से प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाएं कैसे करें, और इन पे हमें थोड़ी चर्चा करनी थी, और मैं अपनी चर्चा को, परीक्षा संबंधी चर्चा को यहीं पे विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं आप हमारे द्वारा बताए गए इस विधि से अगर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अब मित्रों, आपके प्रश्नों का समय है। आज हमारे बहुत से मित्रों ने अपने प्रश्न पोस्ट किए हैं, और मैं एक एक करके आपके प्रश्नों को लेता हूं और फिर उसका उत्तर देता हूं। संतोष कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि दिसंबर असाइनमेंट का मार्क्स कब तक अपलोड हो जाता है? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है संतोष जी। संतोष जी, जो हम लोग ये असाइनमेंट जमा करते हैं, इसको आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं तो 15 दिन या महीना भर बाद वो सारे असाइनमेंट 10, 20, 50, 100, 150, 200 जो भी आता है उनको इकट्ठा करके उनकी लिस्टिंग की जाती, और फिर उसको इवेलुएटर के पास भेजते हैं। इवेलुएटर अपना 1 से 2 महीने के अंदर उसको इवेलुएट करते हैं, और इवेलुएट करने के बाद उसको वो अपने स्टडी सेंटर को वापस करते हैं। स्टडी सेंटर उनके मार्क्स को अपने एंट्री पोर्टल पे सबमिट करता है, वहां से वो मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं रीजनल सेंटर पे, और जब उनकी हार्ड कॉपी हमारे पास आती है तो हम उस अवार्ड लिस्ट से उसका वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन के बाद वो अवार्ड्स हम दिल्ली को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो दिल्ली में भी थोड़ा समय लगता है। इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। एक बार असाइनमेंट आपने अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर दिया तो अगर आपको बहुत विलंब लगता है तो आप अपने अध्ययन केंद्र जाके बात कर सकते हैं कि आपके जो मार्क्स आपने जमा किया था वो आपको ट्रांसमिट हो गए कि नहीं। दूसरा बात संतोष जी, मैं एक और भी आपको बात बताना चाहूंगा कि आप असाइनमेंट को वापस जरूर लिया करें। इवैल्यूएशन के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी है, और आप उसे, चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और आपको उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखना चाहिए। उससे 2 फायदे हैं। एक तो आपको कितने अंक उसमें प्राप्त हुए उसका एक रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत हुई तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप जो एग्जाम के पहले अगर उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में उस मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। राहुल श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, हाय सर, इज इन सर्विस टीचर एलिजिबल फॉर बीएड ऑन ओडीएल मॉड फ्रॉम इग्नू? राहुल जी, बिल्कुल। सर्विस टीचर हमारे यहाँ से बीएड कर सकता है, बशर्ते कि उस मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बीएड की है वो बीटीसी है या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोई 2 साल की किया हो रेगुलर मोड में, वही बीएड कर सकता है। तो ये ध्यान रखें, अगर कोई ने मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया है तो बिल्कुल बीएड हमारे यहाँ से कर सकता है। नजमा अहमद, नोनू जमा अहमद, अगर असाइनमेंट ना जमा करें और अगले साल जमा कर सकते हैं ना? ये एक टेक्निकल प्रश्न है। आप जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आपसे अपेक्षा होती है कि आप असाइनमेंट जमा कर चुके हैं, कि उसमें आप एक ओथ भी लेते हैं, एक शपथ पत्र भी टिक करते हैं कि हमने अपने सारे पेपर्स के असाइनमेंट जमा कर दिए, उसके बाद ही आपको परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति मिलती है। तो एक तो वायलेशन है आपके उस स्टेटमेंट का। दूसरा, आपके परीक्षा आपने बिना असाइनमेंट जमा किए हुए अगर परीक्षा दे दी तो आपके इनकम्प्लीट रहेगा रिजल्ट, वो अवार्ड को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप असाइनमेंट पहले लिख के जमा करें। आप जितने पेपर का परीक्षा देने जा रहे हैं कम से कम उतने असाइनमेंट जरूर लिख के जमा दें। इन सर्विस टीचर्स के बारे में हमने बता दिया राहुल जी, आपका प्रश्न रिपीटिशन में है। एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आपका एडमिशन होता है बीएड का। जब बीएड के एंट्रेंस टेस्ट का वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे डाल देते हैं। अजय कुमार गुप्ता, सर
स्टडी मटेरियल कब तक मिल जाएगा पीजी का? अजीत कुमार जी, दो बातें हैं। अभी लेट तक एडमिशन हुआ, जिन बच्चों के लेट में डाटा हुए उनकी किताबें अभी नहीं मिल पाई हैं, ये सच है। लेकिन ये अधिकतर लोगों के मिल गई, आपकी भी हो सकता है कुछ मिल गई होंगी, सारी नहीं मिली होंगी। तो आप एक काम करें कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके सर्च में SLM ट्रैकिंग स्टेटस कर दीजिए, SLM स्टेटस ट्रैकिंग लिखिए, तो वो आपको एक लिंक पे ले जाएगा। वहां अपना एनरोलमेंट भर के सबमिट करेंगे, आपकी किताबें भेज दी गई नहीं भेज दी गई वो सारे स्टेटस आपको वहां दिख जाएगा। तो आप पहले इसको चेक कर लें, और अगर फिर दिक्कत है तो mpdd@ignou.ac.in पे मेल करें, आपको वहां से किताबें आपके मेल के आधार पे भेज दी जाएंगी अगर नहीं भेजी गई हैं। और अगर आप बनारस डिस्ट्रिक्ट के छात्र हैं, बनारस शहर के छात्र हैं, तो आप हमारे रीजनल सेंटर पे आके मिल सकते हैं। मेरा पायल मीकापुर बोल रही कि मेरा DNHE का प्रोजेक्ट वर्क इग्नू दिल्ली भेजा गया है और बताया जा रहा है कि उसका सबमिशन RCBHU पर होना है था। मेरी एलिजिबिलिटी भी 31 दिसंबर 2023 तक है। व्हाट शुड आई डू? प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। हाँ पायल जी, ये इसी साल से शायद कोई ऐसी व्यवस्था हुई। पहले भी 2 स्टूडेंट हमको ये बोल चुके हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है, उनका प्रोजेक्ट वापस कर दिया गया। तो लेट योर प्रोजेक्ट शुड कम बैक एंड इट विल बी सबमिटेड एट आवर RC, वी विल एक्सेप्ट इट। तो नो प्रॉब्लम, आप आने दीजिए, अपना प्रोजेक्ट वापस आने दो और उसके बाद जमा करो। और ना हो सके तो एक अगर आपके पास कोई दूसरी कॉपी हो तो उसको आप RC रीजनल सेंटर वाराणसी पे जमा कर दीजिए, ठीक है। तो आज आपके इतने ही प्रश्न थे और मुझे बड़ी खुशी होती है, आप लोग अच्छी संख्या में अब कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं अपने विद्यार्थियों से सीधे सीधे रूबरू हो पाता हूं, आपके प्रश्नों का जवाब दे पाता हूं और आपकी समस्याओं के निराकरण में मैं कोई मदद कर पाता हूं। आप ऐसे ही इस कार्यक्रम से हर रविवार को जुड़ा करिए और हम आपके प्रश्नों के जवाब, आपके लिए नए अपडेट्स और किसी एक विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।